मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानती हूँ। मैं उनकी पूजा करती हूँ, जिनकी वजह से शायद आज यहाँ बैठी हूँ मैं। हम जब बचपन में लोकसभा जाया करते थे उनके साथ, तो हमें लोग कहा करते थे कि ये सांसद जी की बिटियाँ हैं, और जब ठीक 10 साल बाद मैं लोकसभा गई हूँ, तब कह रहे हैं सांसद जी के पिताजी हैं। जो आपने बोला तूफ़ान वर्ड, हमारे फादर हमेशा बोलते हैं आपको किसी से डरना नहीं है। इस समय जो रूलिंग पार्टी है, अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई का जाँच हो जाता है। हमने जातिवाद फेस किया है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस कास्ट से बिलॉन्ग करती हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। इसीलिए हमने जय भीम का लगाया, और हमें लगता है जय भीम का नारा सभी पार्टी को लगाना चाहिए। हमें लगता है कि जो हमारे मुद्दे हैं, अगर उसको और अच्छे से एग्रेसिवली रखना है, तो सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। अगर मैं युवा हूँ, तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे रखा जाए कि जनता तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है, क्योंकि वो लोगों के बीच में नफ़रत फैलाते हैं। कि हम बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे। हमारे फादर ने वॉचमैन की ड्यूटी भी 1-2 बार की है। जातिवाद इस कदर फेस किया है कि उन्होंने दूसरा गाँव बदल दिया था। उनकी बिटिया आई है, वो भी दलित की बिटियाँ हैं, वो भी उनके लिए आवाज़ उठाएँगी, जो उन्होंने फेस किया है। इनफैक्ट हम अभी भी एफआईआर दर्ज लोगों के नहीं होते हैं, जो लोअर कास्ट माइनॉरिटी के होते हैं। लोग अभी भी इस नज़रिए से देखते हैं कि आप अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है। Hello and welcome to our weekly talk show, The Interview, and our special segment, Coffee on Sunday. Her election speeches were fiery. She took on the BJP, hit out at Prime Minister Modi, even while referring to her political rival as uncle. She's a lucky mascot for her father, given that his fortunes changed overnight after she was born. Priya Saroj is the new kid on the block, actually a member of parliament at 25. As a child, she saw caste wars. Her grandfather was driven out of his ancestral village and her father survived on namak roti. That day, she took a vow. Brought up in Delhi, she studied law, practiced in the Supreme Court, but gave it all up for politics. Priya Saroj is our guest in this edition of The Interview in our special segment, Coffee on Sunday. Welcome to the show, Priya Saroj, and thank you for being here with us. थैंक यू सो मच, नमस्कार। और हम ये इंटरव्यू हिंदी में देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो जनता है, जिस मछली लोग को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हिंदी समझते हैं, तो इसलिए हम हिंदी में देना प्रेफर करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल हिंदी में। जी। तूफान सरोज की बेटी, कितना तूफान लाएंगे आप? जी, देखिए, जो आपने टाइटल दिया है, ये टाइटल ऐसा है कि हम जब बचपन में लोकसभा जाया करते थे उनके साथ, तो हमें लोग कहा करते थे कि ये सांसद जी की बिटियाँ हैं, और जब ठीक 10 साल बाद मैं लोकसभा गई हूँ, तब कह रहे हैं सांसद जी के पिताजी हैं। हमारे पिताजी ने हमेशा सिखाया कि आप एक ऐसे फैमिली से, ऐसे कास्ट से बिलॉन्ग करती हैं, एक माइनॉरिटी दलित कास्ट से बिलॉन्ग करती है, तो हमें यही लगता है हमेशा कि अगर जनता ने हमें चुना है, तो हमारी प्राथमिकता हमेशा जनता की ही होगी। इस समय जो रूलिंग पार्टी है, अगर आप उनके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, तो आपके ऊपर ईडी सीबीआई का जाँच हो जाता है। और जिस तरह से हमारे पिताजी को सब बोलते हैं कि तूफान मचाते हुए सदन जाते हैं, उसी तरह हम भी जाएँगे। तूफान मचाना शुरू किया आपने अभी? जी, हमने किया, और शायद उसका परिणाम ये निकला है कि हमारे पर 2-2 मुकदमा दर्ज कर दिया गया है चुनाव के समय। आपकी इलेक्शन एफिडेविट में जी। क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं आपके जी। नाम पे, तो 25 साल की उम्र में क्रिमिनल केसेस, आपका तो रिकॉर्ड बहुत क्लीन होना चाहिए था। जी, देखिए, आपको बताते हैं, जब हमारा नामांकन हुआ है, उसके ठीक 4 दिन बाद हमारे पर 2 मुकदमा दर्ज किया था, जो कि बीजेपी वालों ने प्रेशर बनाने के लिए किया था कि छोटी बच्ची है, 25 साल की है, डरा देंगे। तो पूरे चुनाव में हमने बहुत लोगों को ये मैसेज डाला, और उनको कहा हमने कि आप 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए, हम तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, अपना केस खुद ही लड़ लेंगे। अगर आप केस दर्ज कर देंगे तो हम चुप नहीं होंगे। आपने जब ओथ लिया तो काइंड ऑफ तूफान पैदा किया, क्योंकि ओथ लेने के बाद आपने नारेबाजी की। देखिए,
क्योंकि मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपना भगवान मानती हूँ, मैं उनकी पूजा करती हूँ और संविधान मेरे लिए गीता है। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ संविधान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिनकी वजह से शायद आज यहाँ बैठी हूँ मैं, और जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि मैं एक ऐसे कास्ट से बिलॉन्ग करती हूँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। हमने जातिवाद भी फेस किया है, इसलिए हमारे कर्तव्य बनता है कि जिस कास्ट से बिलॉन्ग करती हूँ उनके लिए आवाज़ उठाऊँ। मैं ये नहीं कह रही मैं इस पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को फॉरवर्ड करूँगी, आगे करूँगी, बट मैं सभी धर्म जात को साथ लेके चलूँगी। लेकिन जिस कम्युनिटी वीकर सेक्शन को ज़रूरत अपलिफ्टमेंट की, उसके लिए बात करूँ, इसीलिए हमने जय भीम का लगाया। और हमें लगता है जय भीम का नारा सभी पार्टी को लगाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लेके है, उस संविधान से आज हमारा देश चल रहा है। आपके लिए अंबेडकर जी भगवान है और आपके फादर आपके आईडी है, तो ये बताइए। जी देखिए, हमारे जो दादा है, ग्रैंडफादर, वो किसान और खेती किया करते थे। और हमारे फादर बताया, जब क्योंकि हमारे पास क्योंकि हम बचपन से दिल्ली में रहे हैं और दिल्ली में एजुकेशन कंप्लीट किया, 2003 से हम दिल्ली में रह रहे हैं। और फादर हमारे जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी में रहे हैं हमेशा, तो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करने का समय मिलता था वो हमें मिलता जब हम ट्रैवल टाइम, जब हम दिल्ली से बनारस ट्रेन में आते थे, तो रात को अपनी कहानियां बताया करते, हमने स्ट्रगल कैसे किया है। तो उस समय बताते थे कि बिटिया आप आज यहाँ हो क्योंकि मैंने लाइफ में इतना फेस किया है। आप अपने फादर के लिए एक लकी मैस्कट है, क्योंकि जब आप पैदा हुई उसके बाद वो एमपी बने और उसके बाद सिलसिला चलता ही रहा और उन्होंने फिर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। जी देखिए, 99 में फर्स्ट इलेक्शन हमारे फादर जीते थे, क्योंकि हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। हमने हमेशा प्रचार करते हुए पिताजी को देखा, हमेशा जब इलेक्शन एक होता है, जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, हमेशा देखा है। और हमने बचपन में ये सोचा था कि जिस तरह से हमारे फादर समाज सेवा करते हैं, तो हमें मिलेगा तो हम भी करेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट भी वहीं डेवलप हुआ। हमको ये था कि चुनाव लड़ना है, बट इतनी जल्दी मौका मिल जाएगा, हमने ये नहीं सोचा था। और आपने ये सोचा था कि आप जीत जाएंगे, कि आपको लगा कि लड़ना है और जीतेंगे या नहीं शायद नहीं पता? हमें पूरा भरोसा था हम चुनाव जीतेंगे। सिर्फ ऑफिशियल डिक्लेरेशन का डेट का वेट कर था, हम जीत चुके थे, क्योंकि अब जनता का जो भरोसा, जो प्रेम, जो स्नेह मिल रहा था, और पूरे चुनाव ने सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। हमने बस यही कहा कि जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो नौकरी की बात करें, उनको वोट करिए। इसलिए हमें पूरा भरोसा था कि जनता हमें वोट देगी। और एक लोगों में जोश था कि एक युवा आ रही है, महिला आ रही है हमारे यहाँ से, सबको में जोश था। वो जोश देख के लगा था कि हम जीतेंगे। आपने अपने चुनाव में अपने जो प्रतिद्वंदी है, जो आपके पॉलिटिकल राइवल है, बीपी सरोज, उनको अंकल करके रिफर किया है और कुछ इंटरव्यूज में भी आपने कहा अंकल सरोज। तो जब आप कैंपेन कर रही थी और उन पे कटाक्ष कस रही थी, तो तब भी आप उनको अंकल सरोज करके, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड गाली, पर अंकल सरोज करके कटाक्ष कस रही थी। मैंने उनको इसलिए अंकल, क्योंकि हमारा पहले सब जानते हैं कि पापा पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हमको जानते, तो हमारा उनके साथ घर पे आना जाना भी हमेशा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम उनको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हम अंकल तो नहीं, हम प्रत्याशी करके बुलाया करते थे कि जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगता है कि उनको किसी ने देखा नहीं है, तो हम प्रत्याशी करके बोलते थे, उनको रिफर करते थे। तो अंकल को हरा कर बुरा नहीं लग रहा? जी, हमने नहीं हराया, जनता ने हराया है। आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पीआर टीम है जो आपके सोशल मीडिया को मैनेज करती है, जो आपने खुद ही कहा कि आई हैव अ पीआर टीम व्हिच मैनेजेस माय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से कितनी मदद आपको चुनाव में मिली और जीतने में कितना योगदान रहा उनका? इनिशियली तो हम खुद ही अकाउंट चला रहे थे, खुद ही कर रहे थे। जब हमारे 5-6 हज़ार फॉलोअर्स थे, तब हम खुद कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब धीरे-धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, तो हम हैंडल नहीं कर पाए, तो अपने भाई को, छोटे भाई को दे दिया कि आप सँभालिए, आप देखिए। तो पूरा चुनाव उन्होंने और 2-4 जो हमारे कज़न, उन सब ने मिलके अकाउंट हैंडल करा। हमें लगता है कि जो हमारे मुद्दे हैं, अगर उसको और अच्छे से एग्रेसिवली रखना है, तो सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। अगर मैं युवा हूँ, तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको कैसे रखा जाए कि जनता तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, जिसका हमें फ़ायदा हुआ। हमने ये कहा था कि इस देश में खतरा किसी को किसी से खतरा नहीं है। खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है, क्योंकि वो लोगों के बीच में नफ़रत फैलाते हैं। आप छोटी हैं और बहुत सॉफ्टली अभी बात कर रही हैं, पर आपके भाषण जो 1-2 मैंने सुने बहुत दमदार थे। सो ये जो आपका पर्सोना है वर्सेस जब आप स्टेज पे जाती हैं तो इतना परिवर्तन, और वहां आप एक्चुअली तूफान की तरह बोलती हैं, तो इतना परिवर्तन कैसे आता है?
आपने जो नाम लिया, हम नाम तो नहीं लेते नहीं फादर का अपना, बट जो आपने नाम लिया हमारे फादर का, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जब फादर का नाम है, क्योंकि हमारे पर एक पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर भी था कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती, तो यू हैव टू बी बोल्ड, आपको अच्छे से बोलना है, आपको आप अपने फादर को लेगेसी को फॉरवर्ड कर रही हैं, तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि ये अच्छा बोलेंगी। और हमारे बिग चैलेंज था कि क्योंकि हमने आज तक कभी इतना पब्लिक को फेस नहीं किया था, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मेरे लिए सब कुछ नया था। और हमने ये सीखा कि महिलाओं के बीच में अगर भोजपुरी लैंग्वेज बोलेंगे तो बहुत खुश होती है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से करती है। तो हमने भोजपुरी में भी सबसे बात किया, जितना अच्छा हो सकता उतना अच्छा हमने कनेक्टिविटी किया। और जब हम स्टेज पर आते तो हमें दिमाग में सिर्फ ये रहता था कि आप अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको अपना बेस्ट करना है, और जितना अच्छा बोलेंगे, जितना तेज बोलेंगे, जनता आपकी बात इतना अच्छी गंभीरता से लेंगे। आपने ये कहा कि सोशल मीडिया को आप यूज करेंगी कि लोगों तक अगर बात पहुंचानी है, तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल मीडिया है, विच इज फेयर। बट इलेक्शन में लड़ने से पहले या कैंपेन आने से पहले या एक रिप्रेजेंटेटिव होने से पहले भी आप सोशल मीडिया को बहुत यूज करती थी। इनफैक्ट आप तो रील्स बनाती थी एंड यूज टू पुट देम ऑन द सोशल मीडिया। तो उसके बारे में बताइए। हम जब कॉलेज के टाइम थे या फिर, तो हम थोड़ा डाल दिया करते थे कि हम सोशली बहुत एक्टिव है, बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, चाहे चाहे हमारी पार्टी का होगा, तो हम हमेशा एक्टिव रहे और अभी भी रहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर आपको अपनी आवाज़ रखनी है तो बेस्ट जगह है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग सोशल मीडिया में एक्टिव थे। ये ऑल्दो अब हमारी वो लाइफ बदल गई है, अब हम उसको पॉलिटिकली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप इन वन सेंस मोदी जी की फॉलोवर है एज फार एज सोशल मीडिया एंड यूजिंग सोशल मीडिया इज कंसर्न्ड। जैसे हमारे फादर हैं, उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया आज तक। 3 टाइम एमपी बन हो चुके थे, उनका अकाउंट अब बना है, बट हमें लगा था हम युवा है तो हम इस बार आएंगे, तो हम इस बार यूज करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपनी आवाज रखेंगे। आप पॉलिटिकली बहुत सैवी हो गई हैं और आपने बहुत स्मार्टली, जो मेरा प्रश्न था कि आप सोशल मीडिया के माध्यम में उसको यूज करने में मोदी जी की फॉलोवर है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। जी, हम यही कहेंगे कि इस समय एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है, प्लस पॉइंट भी सोशल मीडिया। जैसे हमने अभी देखा है कि मोदी जी की फॉलोवर है कि नहीं सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया, बट मुझे लगता है धरातल पे कम हो रहा है अब। लोकल लेवल में मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे हर किसी के फॉलोअर्स हो जाते हैं। आजकल इंस्टा रील इतना चल रहा है, हर किसी के फॉलो हो जाते हैं, और अच्छी बात है फॉलोअर्स, लेकिन मुझे लगता है अगर लोकल लेवल जनता आपको पसंद नहीं कर रही, तो आप इंस्टा के फॉलोअर्स लेके क्या ही करेंगे। आपको क्या लगता है, व्हाई वर यू हैंडपिक्ड एज अ कैंडिडेट? वाज इट योर एज, या आपका जेंडर कि आप महिला हैं, या आपके फादर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था जिस कारण से आपको चुना गया एज अ कैंडिडेट? देखिए, ये थोड़ा बड़ा एक लंबा स्टोरी है, हम बताना चाहेंगे। बचपन से शुरू करेंगे। अ, जब हम 2002 में दिल्ली में आ गए थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि सबने बोला कि गाँव में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, बच्चों को आप दिल्ली भेजिए, अच्छी पढ़ाई होगी। तो फादर 99 में पहला इलेक्शन लड़े, जीत के आए थे। और हमारी फैमिली, हम बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। हमारे दादाजी किसान थे, खेती किया करते थे। हमारे फादर ने छोटी-मोटी नौकरी की है मुंबई में। वॉचमैन की ड्यूटी भी 1-2 बार की है, बताते थे वो मुझे। तो हमें लगता था कि एक बीइंग फ्रॉम लोअर कास्ट, अब दलित बिलॉन्ग करते, जातिवाद फेस किया है, जातिवाद इस कदर फेस किया है कि उन्होंने दूसरा गाँव बदल दिया था। तो हमारे फादर में वो चीज़ था कि हमारे हमारे कास्ट को इतना सहना पड़ता है, क्यों सहना पड़ता है, ऐसी क्या रीज़न है? तो वो हमेशा एक आगे, मतलब अपने हमारे जो गाँव के लोग हुए हमेशा आगे रहा करा करते थे, जब जहाँ जातिवाद को कम करने की बात आया करती थी। तो उन्होंने कहा था हमने प्रॉपर 15 साल स्ट्रगल किया है, उसके बाद पहला चुनाव लड़े 99 में, उसको राजदूत से प्रचार किया था, क्योंकि हमारे पास राजदूत था उस समय। मोटरसाइकिल? जी, उससे प्रचार किया था। और क्राउड फंडिंग करी थी? जी, क्राउड फंडिंग की थी, क्योंकि उस समय पैसा ना, बहुत सारे लोगों ने चंदा दिया था, मुंबई से भी थे, कि मुंबई पापा के बहुत सारे चौर में जो लोग रहे, उन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प किया था। तो जब हम मुझे ये स्टोरी बताते, जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी, तो मैं सोचती थी कि अच्छा, आज मैं जहाँ पे हूँ, इनकी वजह से कि उन्होंने स्ट्रगल किया है। मैं 9 साल की थी, तो मैंने पापा से कहा था, पापा आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ नहीं था तभी आपको, आज बहुत कुछ है। तो हमने सोचा कि हमारे पास तो आपने बहुत कुछ बना के दे दिया है, तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम समाज सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं। आपके ग्रैंडफादर को विलेज से निकाल दिया गया था जी, और आपके फादर नमक रोटी खाकर जी, उन्होंने अपना गुजारा किया। जी। और उस बैकग्राउंड से जब आप आई तो आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, मुझे उसके बारे में बताइए। प्रॉमिस हमने ये किया था कि हमारे जो फादर ने लाइफ में स्ट्रगल किया है, हम भी उनकी
उनको फॉलो करके हम भी उन्हीं का नाम रोशन करना चाहते कि उनकी बिटिया आई है, वो भी दलित की बिटियां हैं, वो भी उनके लिए आवाज उठाएंगी जो उन्होंने फेस किया है। कास्ट या जाति का कितना रोल रहा आपके इलेक्शन में और आपकी जीत में? और आपने खुद कहा कि आई विल गिव माई कास्ट अ पुश। हमें भरोसा था कि हम एक जो हमारा एम था और जो हमारा मैसेज था कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, जो बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसको आपने यूज किया, जैसे मोदी जी सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसको आप यूज कर रहे हैं। हमने कहा उनका सबका साथ सबका विकास था, लेकिन वो सबका विकास में खाली अडानी अंबानी का विकास हुआ है। हम आपकी बिटिया और बहन है, हम एक वकील हैं और हम संविधान को फॉलो करते हैं और संविधान को लेके चलते हैं। पूरे चुनाव में हम संविधान का बुक लेके चले हैं और हमने ये कहा कि आपको कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि हम किसी एक जात को देंगे, हम सभी धर्म जात को साथ लेके चलेंगे और हम सबके लिए काम करेंगे। पर आपने ये कहा है कि हम अपनी कास्ट को पुश करेंगे और आपने अपने कैंपेन में बहुत लिबरली पीडीए फॉर्मूला को, जो पिछड़े और दलित के फॉर्मूला को बहुत यूज किया है। आपको नहीं लगता दैट अ यंग पर्सन लाइक यू शुड नॉट यूज कास्ट? हमने कास्ट यूज नहीं किया, हमारा नारा था पार्टी का पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। और हमने ये नहीं कहा, हमारी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम बाकी कास्ट के लिए काम नहीं करेंगे। हमने सिर्फ ये कहा जो पीडीए के लोग हैं इन्होंने बहुत सहा है, इनको पुश की जरूरत है। जो हम जानते हैं हमारा इतिहास क्या है, हमारा इतिहास ये है कि आज भी हम गांव में जाते हैं तो जातिवाद को लोग जातिवाद के लोगों को देखते हैं कि अच्छा आप इस कास्ट से बिलोंग। इनफैक्ट हम अभी भी एफआईआर दर्ज लोगों के नहीं होते हैं जो लोअर कास्ट मिनोरिटी के होते हैं। हमने देखा है लोगों को लोकल लेवल अभी जातिवाद होता है, लोग अभी भी इस नजरिए से देखते हैं कि आप अपर कास्ट है लोअर कास्ट है। हमने फेस किया, इसलिए हमने कहा कि अगर हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लड़ेंगे। तो आपके और बीजेपी में क्या फर्क रहा? बीजेपी धर्म को इस्तेमाल कर रही है, आप कास्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये बोला है कि जिन्होंने सहा है उनको, क्योंकि जो 10 साल में पीडीए ने बहुत सहा है, इसलिए हमने कहा था पीडीए बचाओ, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं वीक हो रहे थे उनको बचाने का हमने बात किया है कि हम सबके लिए काम करें, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी उनको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। एज ए चाइल्ड आपने कास्ट वॉर्स अपने इर्द गिर्द बहुत देखी, और जैसे आपके ग्रैंडफादर को विलेज से निकाल दिया गया, कितना डिस्क्रिमिनेशन आपने खुद फेस किया? हम आपको एक अपना इंसिडेंट बताएंगे। 22 में विधानसभा के चुनाव में हम गए थे, तो आप हर गांव में ऐसा होता है, कास्ट बेस्ड गांव रहता है कि यहाँ पे ऐसे सर्कल गोल गोल में रहता है सबका अपना। तो हम एक अपर कास्ट गांव में गए, तो हमें पता है कि वो वोट नहीं करते हैं, हमें दिख गया था। फिर भी हम गए उनके बाद, हमने कहा नमस्ते बाबूजी, हम प्रचार करने आए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, आपको हम वोट नहीं करेंगे। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा काम तो प्रचार हम प्रचार करने आए हैं। तो उन्होंने बोला कि ये लोअर कास्ट के हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम एक एजुकेटेड, हमें पसंद नहीं कोई हमें कोई ऐसे रिफर करे, नाम लेके बोल सकते। इनफैक्ट हमने बहुत रिस्पेक्टफुली पैर छुआ बात किया। तो हमने ये देखा कि आप कितना ही पढ़ लिख लेंगे, लेकिन जो गांव के जिनके मन में जातिवाद है वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे। तो उस टाइम हमें सोच लिया था अगर हमें मौका मिलेगा तो ये जो सोच है इसको खत्म करने का काम करें, इसलिए हम कहते हैं पुश करेंगे हम। आपने ये भी कहा आई एम प्रिविलेज्ड बिकॉज माय फादर स्ट्रगल्ड, तो इसके बारे में बताइए। जो विपक्ष थे और जो प्रत्याशी थे उनके पास कुछ ज्यादा था नहीं हमारे अगेंस्ट बोलने का, तो वो परिवारवाद पे बोल रहे थे। 25 साल की है, परिवार के नाम पे टिकट मिल गया। हम ये कहेंगे कि हम, और ये बात सच है, हम डिनाई नहीं करेंगे, हम आपके फेस पे आपके सब कैमरे पे कह रहे हैं कि हमें मिला है क्योंकि हमारे फादर रहे हैं। स्कूल टीचर के बच्चे टीचर होते हैं, एयरफोर्स में बच्चे उनके एयरफोर्स में जाते हैं। हमारा भी सपना और हमें लगता है कि राइट टू इलेक्ट का हमारे पास अधिकार है, संविधान ने दिया है। तो क्या एक जो पॉलिटिशियन के बच्चों का अधिकार नहीं चुनाव लड़ने का, लेकिन हम ये डिनाई नहीं करेंगे, हम प्रिविलेज है। हम आप खुद ही कह रहे हो, हम खुद डिनाई भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आपके फादर ने इलेक्शन जो पहला लड़ा वो क्राउड फंडिंग के थ्रू, और जैसे आपने कहा राजदूत मोटरसाइकिल में, क्योंकि पैसा नहीं था। आप प्रिविलेज थी, जो आपने खुद ही कहा है। आपको अपने इलेक्शन में पैसे की दिक्कत हुई? जी देखिए, हम आपको ऑनेस्टली बताएंगे, हम फंडिंग का नहीं देख रहे थे, हमारे फादर देख रहे थे। हमारा सिर्फ था कि वो प्रॉपर प्लान करते थे कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, प्रॉपर मैप बना के थे, हम फॉलो करते थे। कि हमें इसके बारे में आइडिया नहीं कि कितना खर्च, कितना वो आई वहां पे होगा। हम बिलीव करते हैं कि अब पैसे खर्च करने से चुनाव नहीं जीता। चुनाव जीत सकते हैं अपनी विचारधारा पे, लोगों के बीच में जाके। पैसे से आप कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते। You come from a political family. What are the advantages and disadvantages of a family legacy? एडवांटेजेस ये है कि आप जब जाते हैं तो आप
आपको लोग जानते हैं पहले से कि उनकी बिटिया, आपको रेफर करता है कि हाँ उनकी तूफानी सरोज जी की बिटियाँ हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको लोग एक 2-4 स्टेप आगे देखते हैं। लोग एक्सपेक्टेशन हमसे ज़्यादा है क्योंकि हम पॉलिटिकल फैमिली से, हमारे फादर सिटिंग एमएलए हैं। देखिए हमें खुशी भी होती है, लोगों को हमसे उम्मीद है, उम्मीद उनसे हो जो जिनकी चाह होती है करने की। आपके फेवरेट पास टाइम्स है खाना बनाना, जी, अपने घर में नेव्यूज के साथ खेलना जी, और डांस करना। जी, पॉलिटिक्स ने कितना सब कुछ ये छीन लिया है। पूरा छीन लिया है। क्योंकि हमारी पहले पर्सनल लाइफ हुआ करती थी। हम जब फ्री होते थे तो हमें कुकिंग बहुत पसंद है। इनफैक्ट हमने घर में मेड भी नहीं रखा आज तक घर में। हम खुद ही कुकिंग करते हैं, मैं और मम्मा। और फ्री टाइम पे हम डांसिंग करते हैं। हमने भरतनाट्यम सीखा था बचपन में, एक्टिंग सीख रखा है। ये चीज़ अब नहीं हो पाती। फ्रेंड्स अभी भी बोलते हैं मिलने के लिए, हम कहते टाइम नहीं है। कुछ आपको हमेशा जनता के हिसाब से चलना पड़ता है। रात को 3 बजे फ़ोन आता है, कभी सुबह 5 बजे फ़ोन आ जाता है। किसी की बोलेरो गाड़ी किसी की कार चोरी हो जाती है, किसी का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, किसी का खड़ंजा काम, मतलब जो बेसिक लोकल इश्यूज जनता को ये चाहिए कि हमारे मुद्दा नहीं। अब लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है लॉयर है तो इतनी मोटी मोटी फाइल लाके हमको दे देते हैं, मैडम पढ़ के बता दीजिए। अब हम सोचते हैं ठीक है, हमें खुशी हो रही है कि पूरे चुनाव हमने कहा था कि हम वकील है तो आपको कोई दिक्कत हमारे पास आइए, और जनता ने उसको सीरियसली लिया। हमारे पास लोग आ रहे हैं कि हमारा केस देख लीजिए। जज बनते बनते आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और आपने ये कहा था इट वाज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो ये बताइए क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि अच्छी भली जज बनना चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी और जाकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई आप? जी, जैसे मैंने बताया हमारा सपना था साइड बाय साइड, लेकिन एक मुझे साइड बाय साइड सपना था एमपी होने का? साइड बाय साइड इन सेंस जब हम कोविड में प्रैक्टिस का तैयारी कर रहे थे, बचपन से था कि राजनीति में जाना है, बट ये नहीं था कि 25 साल होते चले जाएंगे। जब चुनाव 22 का चुनाव आया उस समय हमने प्रचार किया फादर के लिए। उस समय लोगों को हमारा प्रचार करने का तरीका पसंद आया, भोजपुरी लैंग्वेज पसंद आया। लोग खुश हुए कि दिल्ली में रह के भोजपुरी लैंग्वेज बोल रही है, सबके साथ बैठ के खाना खा रही है, उठ रही है, बैठे, सबको पसंद आया हमारा प्रचार करने का तरीका। उस समय लोगों ने रियलाइज किया है कि आपकी बिटिया तो बहुत आगे बढ़ सकती है राजनीति, इनको इनको बोलिए आगे आए। मतलब फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि ये अच्छा बोलती हैं और काफ़ी अच्छा इनके जो एज के हिसाब से काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखते, तो इनको आगे बढ़ाइए। उस समय फिर हमारा हुआ कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि मैं जज का रास्ता छोड़कर पॉलिटिक्स में आ रही हूँ? आपने सोचा कि करूं या ना करूं? नहीं, देखिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, राजनीति में आना हमारा बचपन का सपना था, क्योंकि जब घर में हम देखते थे सब लोग हेल्प लेने के लिए आते थे फादर से, तो लगता था कि ऐसा हम क्या करें जो हमारे फादर बोले कि हमारी बिटिया है, तो हमारा बचपन से सपना था कि जाना है। प्रिया सरोज, आप वाकई बहुत तूफानी है। जी, देखिए तूफानी है और इसका असर पड़ा हमारे बोलने पे। हम बहुत तेज बोलते हैं, हमारी जो बोलने की स्पीड बहुत तेज है। तो हम चुनाव में जब फर्स्ट टाइम हम गए लोगों के बीच में, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि आपको स्लो बोलना है, क्योंकि जनता को बात समझ में आए। सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं धीरे बोला था। हम रात को रोज आके कोई प्रैक्टिस करते हैं कि धीरे बोलना है, धीरे बोलना है, और शायद इसको धीरे वर्क कर रहे हैं कि हम स्लो बोलते हैं। और आज भी शायद ट्राई किया है धीरे बोले, ताकि आप लोग को भी बात समझ में आए। तो पार्लियामेंट में क्या करेंगी? प्रैक्टिस करके धीरे बोलेंगी या जो तुम्हारी बोलने की गति है वही रखेंगी? नहीं, अब हमको प्रैक्टिस हो गया है। जिस तरह से हम भाषण देते हैं उसी तरह हम सदन में बोलेंगे। इस हद तक बोलना है कि सामने वाले जो लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी, वो हमारी जो काम के लिए उसको हाँ कर दे। प्रिया सरोज, thank you very much. Thank you for your time थैंक यू and सो thank मच। you for this wonderful interview. थैंक यू सो मच। नमस्कार।